दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि ये नई आने वाली नस्ल किसी काबिल नहीं, कुछ नहीं बन सकती। वो नस्ल जेन ज़ी अब नेपाली गवर्नमेंट को गिरा चुकी है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा को रिजाइन करना पड़ा और प्रोटेस्ट इतने शदीद हो गए कि प्राइम मिनिस्टर की रिहाइशगाह को भी आग लगा दी गई। पार्लियामेंट भी आग की लपेटों में और उनके फाइनेंस मिनिस्टर को प्रोटेस्टर ने सड़कों पर दौड़ाया और जूतों से मारा। इन सब के दरमियान एक अफसोसनाक मौत भी हुई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ की, जब उनके घर को आग लगाई गई। तो ये सवाल पैदा होता है कि ये गुस्सा किस वजह से पैदा हुआ। क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन का नतीजा था? तो जवाब है नहीं। इन सब के पीछे और भी कुछ राज छुपे हैं। राज टीवी के सफर में एक और कदम। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, 8 सितंबर 2025 को हजारों लोग नेपाल के कैपिटल सिटी काठमांडू में इकट्ठे हुए। उनमें से ज्यादातर 20 से 25 साल के नौजवान थे, जिन्हें जेन ज़ी कहते हैं। कुछ स्कूल यूनिफॉर्म्स में थे तो कुछ कॉलेज यूनिफॉर्म्स में। ये प्रोटेस्ट एक एनजीओ हामी नेपाल ने ऑर्गेनाइज किया था और प्रोटेस्टर्स काठमांडू के दरमियान में इकट्ठे हुए एक सिंबॉलिक मॉन्यूमेंट मैतीघर मंडाला से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। ये एक नॉन वायलेंट और पीसफुल मार्च था, लेकिन गवर्नमेंट ने पुलिस डिप्लॉय की प्रोटेस्टर को रोकने के लिए। पुलिस ने वाटर कैनन्स, टीयर गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया। आहिस्ता आहिस्ता ये पुलिस और प्रोटेस्टर्स के दरमियान क्लैशेस में बदल गया। कुछ प्रोटेस्टर पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर चले गए। उसके बाद पूरा मुल्क शॉक में आ गया ये देखकर कि पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर खुलेआम फायरिंग शुरू कर दी लाइव बुलेट्स से। कम 19 प्रोटेस्टर्स मारे गए और 400 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ये रबर बुलेट्स नहीं थी, ये असली बुलेट्स थी। एक 12 साल के बच्चे ने भी अपनी जान गंवाई। जाहिर है ऐसी ब्रूटैलिटी देखकर कोई कैसे चुप रह सकता है। जब नेपाली सिटीजन्स को इस बारे में पता चला तो ज्यादा लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। प्रोटेस्टर्स की तादाद तेजी से बढ़ गई, सड़कें प्रोटेस्टर्स से भर गईं। लोगों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने दोपहर के 3:30 पर कर्फ्यू लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बदला। प्रोटेस्ट बढ़ते ही गए। काठमांडू के साथ साथ पोखरा, बुटवाल, भरतपुर और दमक के शहरों में भी प्रोटेस्ट हुए। इन प्रोटेस्ट की वजह से जो मीडिया ने सब कुछ डिस्कस किया वो नेपाल में सोशल मीडिया ऐप्स को बैन करना था। मगर ये एक वजह थी और इसके अलावा भी वजूहात हैं, जैसे करप्शन, गवर्नमेंट की मिसगवर्नेंस, बढ़ती हुई बेरोजगारी और पावर में मिनिस्टर्स की तरफ से नेपोटिज्म। उनके बारे में बाद में बात करते हैं दोस्तों, लेकिन पहले सोशल मीडिया का मसला। नवंबर 2023 में सोशल मीडिया कंपनीज को कहा गया था कि वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मैंडेटरी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और लोकल प्रेजेंस एस्टेब्लिश करें। नेपाली गवर्नमेंट ने कहा कि ये जरूरी है हेट स्पीच, फेक न्यूज, फ्रॉड और दूसरे साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट ये कर रही थी। जब कंपनीज रजिस्टर हुई तो उनमें सिर्फ एक बड़ा नाम शामिल था, चाइनीज ऐप टिकटॉक। इस दरमियान नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को इजाजत दे दी कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दे जो रजिस्टर्ड नहीं हुए। फिर इसी साल 28 अगस्त को गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहा कि वो 3 सितंबर तक खुद को रजिस्टर करें, वरना वो सब बैन हो जाएंगे। लेकिन ज्यादातर सोशल मीडिया कंपनीज ने इसको इग्नोर किया। इस तरह फिर मुल्क में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन हो गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, ट्विटर, तकरीबन हर मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन था सिवाय टिकटॉक के। प्रोटेस्टर्स का दावा है कि गवर्नमेंट ने इसलिए किया ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंट्रोल कर सके। वो जो हमारी गवर्नमेंट ने बैन किए हैं ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच के बिल्कुल खिलाफ है और वो हमें कंट्रोल करना चाहते हैं, बिल्कुल एक डिक्टेटर की तरह। सच्चाई ये है कि सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही थी जिनमें गवर्नमेंट की करप्शन और नेपोटिज्म को एक्सपोज किया जा रहा था। गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के नेपोकिड्स और उनकी लेविश लाइफस्टाइल
एक्सपोज हो रही थी। दोस्तों असल में नेपाल की यंग पॉपुलेशन करप्शन, बेरोजगारी और इकोनॉमिक नाइंसाफी पर बहुत गुस्से में है। 2024 में नेपाल में बेरोजगारी रेट ऑलमोस्ट 21% था। सोचो हर 5 नौजवानों में से एक नौजवान बेरोजगार। बहुत कम नई जॉब्स क्रिएट हो रही थी और लोगों को जॉब्स के लिए दूसरे मुल्कों में माइग्रेट करना पड़ रहा था। नेपाली पॉलिटिशियंस के बेटे बेटियां अपनी शाहाना लाइफस्टाइल शो ऑफ करने लगे, जिनमें फॉरेन ट्रिप्स, महंगी महंगी चीजों की कलेक्शन थी। लोगों ने ये सोशल मीडिया पर देखा और इस पर बात करने लगे। नेपो किड्स ट्रेंड करने लगा। ये नेपो किड्स डिजाइनर कपड़े पहनते हैं और लग्जरी का शो ऑफ करते हैं। नेपाली लोगों ने कहा कि पॉलिटिशियंस के बच्चे बाहर से गुची बैग्स लाते हैं और आम लोगों के बच्चे ताबूत में लाए जाते हैं, क्योंकि वो अपनी सारी जिंदगी मुल्क से बाहर गुजार देते हैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। दोस्तों इसके अलावा करप्शन नेपाल में एक बड़ा मसला है। नेपाल की यूथ वो चंद 70 साल के पॉलिटिशियन से फ्रस्ट्रेट है। वही लोग बार बार बारियां लेकर पॉलिटिक्स में आते हैं। बड़ी पार्टीज छोटी पार्टीज के साथ अलायंस बनाती हैं, पावर में आती हैं और चली जाती हैं। तमाम बड़ी पार्टीज के हेड्स पर करप्शन के भी इल्जामात हैं। दोस्तों अब सोचो इस नाइंसाफी, बेरोजगारी, करप्शन और नेपोटिज्म के दरमियान अगर गवर्नमेंट सोशल मीडिया पर बैन लगा दे तो लोगों का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन टिपिंग पॉइंट पर पहुंच चुका था और इस बैन के बाद वो पूरा फट गया। इन चीजों ने प्रोटेस्ट को और ज्यादा बढ़ा दिया और फिर जब लोग पीसफुल तौर पर सड़कों पर प्रोटेस्ट करने आए थे तो नेपाली गवर्नमेंट ने लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया। पुलिस डिप्लॉय की और प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग की। अपने बैन को डिफेंड करने के लिए गवर्नमेंट ने वही पुराना नेशनलिज्म का सहारा लिया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो एरोगेंस के आगे नहीं झुकेंगे, ना ही कौमी मफाद के खिलाफ कुछ कबूल करेंगे। लेकिन आखिर में गवर्नमेंट को प्रोटेस्टर्स के आगे झुकना ही पड़ा। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की रिहाइशगाह को आग लगा दी गई। अपोजिशन लीडर की रिहाइशगाह को भी आग लगाई गई। आर्मी को हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करने पड़े मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स को निकालने के लिए। दोस्तों फिर आखिर में 9 सितंबर को दोपहर 2 बजे के करीब प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ने रिजाइन कर दिया। फिर नेपाल के आर्मी चीफ ने कौम से खिताब किया और अमन की अपील की। नेपाल एक जिंदा मिसाल है कि क्या होता है जब पावर में लोग अवाम की आवाज को पूरा दबाने की कोशिश करते हैं। जब असल मसाइल जैसे करप्शन, बेरोजगारी और नेपोटिज्म को इग्नोर किया जाता है। ये सब गवर्नमेंट्स के लिए एक सबक है। उन्हें लोगों की जरूरियात को इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए कि हालात इतने खराब हो जाएं, क्योंकि दोस्तों ये भी उतना ही सच है कि अगर हालात इतने खराब हो जाएं तो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर दोबारा कायम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उम्मीद है कि नेपाल एक अमन पसंद और लंबी मुद्दत का सलूशन निकाल सकेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं राज टीवी की अगली वीडियो में, जहां हर रात से उगता है पर्दा।